आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार और फटाफट अगर आप देखेंगे मार्केट का हाल तो मिडिल ईस्ट की टेंशन का असर ग्लोबल बाजार समेत इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिला है। शुरुआत कमजोर हुई और अब दिन के निचले स्तरों के आसपास आकर भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं। जो पेन देखने को मिला सुबह से लेकर अब तक वो सस्टेन हो रहा है। निफ्टी 19,500 के इर्द गिर्द घूमते हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 138 अंकों की कमजोरी है, लेकिन बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेशर दिखाई देगा। सेंसेक्स 450 अंक नीचे है। मिड कैप्स में दबाव देखने को मिल रहा है। क्लियरली बैंक निफ्टी 500 अंक नीचे आ चुका है। 1.25% की कमजोरी यहां देखने को मिल रही है। मिड कैप्स तो ज्यादा लुढ़के हुए हैं। 550 अंक नीचे है मिड कैप का इंडेक्स। परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट अब 1.5% नीचे आकर ये कारोबार कर रहा है। अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो भी नेगेटिव ही है आज के सेशन में। और एनएससी स्टैट्स एक बार आपके सामने लेकर आते हैं। गिरने बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या और गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है आज के कारोबार में। सिर्फ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में आज के सत्र में कारोबार कर रहे हैं। 573 स्टॉक्स बढ़ने वाले, 2434 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। फटाफट से देखते हैं एक बार एशियन मार्केट्स का हाल भी, उसके बाद अब तक बाजार में क्या हुआ, बड़ी बातें लेकर आएंगे और साथ ही इस मिडिल ईस्ट टेंशन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका और कितना इफेक्ट मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत करेगा यूरोपियन मार्केट्स के साथ, तो शुरुआत हल्की ही हुई है। 1% नीचे तो कैक और डैक्स ट्रेड कर रहे हैं। फुटसी नेगेटिव बायस के साथ है, उतना कमजोर नहीं है। एशियन मार्केट्स निकेई, हैंगसेंग, शंघाई सभी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स फटाफट से देख लेते हैं तो 1% लुढ़का हुआ है। डाउ फ्यूचर्स अब 300 अंक नीचे आ चुका है। नैस्डैक का फ्यूचर भी ऑलमोस्ट 1% नीचे ही है। 130 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स अब 1% फिसल कर कारोबार कर रहे हैं। हुआ क्या है अब तक मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो इजराइल क्राइसिस का असर तमाम ग्लोबल बाजारों पर, जिसका असर हमने इक्विटीज के साथ साथ कमोडिटीज मार्केट पर भी देखा है। लेकिन इस समय का अगर आप हाल देखेंगे तो निफ्टी प्रेशर के साथ ही ट्रेड करते हुए 19,500 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट, मिड कैप्स में प्रेशर ज्यादा है। इनफैक्ट इक्विटीज में प्रेशर है, लेकिन अगर आप कमोडिटीज को देखेंगे, स्पेशली ऑयल मार्केट को या गोल्ड मार्केट को, तो वहां पर सेफ हेवन के तौर पे बाइंग देखने को मिली है। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में चला है। कच्चा तेल हमने थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी थी, वहां पर वापस से बाइंग इमर्ज हुई है। ब्रेंट $88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे सभी सेक्टर्स लाल निशान में। सबसे ज्यादा बिकवाली है बैंक, पावर, मेटल, रियल्टी स्टॉक्स में आज के कारोबार में। थोड़े बहुत अगर ग्रीन शूट्स कहीं दिख रहे हैं तो वो है आईटी और हेल्थ केयर, जहां पर सिलेक्ट स्टॉक में बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। हालांकि वहां भी कोई बहुत डिसाइसिव तेजी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हर निशान में ट्रेडिंग हो रही है। आईटी में स्पेशली दिग्गज और जो मिड कैप स्टॉक्स है वहां थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली है। फटाफट से लेवल्स को समझते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आए, आपकी राय। निफ्टी फिलहाल 19,500 का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। रिमेनिंग सेशन के लिए कौन से लेवल्स नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट रहेंगे, कंसीडरिंग संकेत अमेरिका के फ्यूचर से अभी भी कमजोर ही हैं? जी, हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी का 500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 19,500 इमीडिएट सपोर्ट है 19,480 का। अगर शॉर्टर टर्म चार्ट देखें तो आवली चार्ट में निफ्टी 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस मिला था फ्राइडे के सत्र में। तो आज जब तक उसके नीचे, आज शॉर्ट टर्म में जब तक उसके नीचे रहेगा, मतलब 19,680 से लेकर 19,700 के एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेकंड रैली काइंड ऑफ मार्केट रहेगा। और नीचे सपोर्ट अगर टूटता है 19,480 का तो फर्दर करेक्शन टुवर्ड्स 19,200 तक दिख सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीकर देन निफ्टी, जब तक 44,000 के नीचे चल रहा है। और नीचे 44, 43,500, 43,200 पॉसिबल लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए। शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करना चाहिए। ओके, अच्छा, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या रूपक? हाँ जी, ऐसा जो नेगेटिव मार्केट में कुछ शेयर्स जो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से एक है आईटीआई। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यूअसली क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे डेली चार्ट पे। तो मेरे ख्याल से जो पॉजिटिविटी आईटीआई में वो कंटिन्यू रहेगा। हायर एंड में 235, 240 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 210 पे। ओके, एक ही ट्रेड रहेगा रूपक? जी हाँ। ओके, चलिए, आईटीआई एक ट्रेड है रूपक की ओर से, जहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और देखिए वीक मार्केट में भी स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 13% के गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में।
लेकिन चलिए, ये तो बात हुई ट्रेड्स की। फटाफट से मिड कैप्स का हाल लेकर आएंगे और साथ ही इजराइल टेंशन को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट तो दिख रहा है क्लियरली मार्केट्स पर। मिड कैप इंडेक्स अब 1.5% नीचे आ चुका है, 580 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरने वाली पॉकेट ज्यादा है क्लियरली आज के सेशन में। शुरुआत करेंगे सरकारी बैंकों के साथ। यूको बैंक 4.5% लुढ़का हुआ है, आईओबी में 4.5% की गिरावट, यूनियन बैंक 4% नीचे, आईडीबी बैंक में भी 4% गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। एफएमसीजी भी रेड है। इंडेक्स हालांकि आपको नीचे नहीं दिखेगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रेशर है एफएमसीजी पॉकेट में भी। बजाज कंज्यूमर, इमामी, गोदरेज एग्रोवेट, एडीएफ फूड्स 2.5 से 4.5% की गिरावट इन स्टॉक्स में भी आज के कारोबार में देखने को मिली है। साथ ही लेकर आएंगे आपकी स्क्रीन पर मेटल्स को, जहां पर गिरावट है। एनएमडीसी, सेल, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% तक लुढ़के हुए आज के कारोबार में। पावर स्टॉक्स भी कमजोर है। अदानी पार 5%, इनफैक्ट 6.5% नीचे है। एनएचपीसी 2.5% नीचे, टाटा पार में 3.5% की गिरावट, भेल 3.5% नीचे कारोबार करते हुए। रियल्टी में प्रेशर, आईबी रियल, गोदरेज, डीएलएफ, शोभा 4.5% तक नीचे आज के कारोबार में। दो पॉकेट्स जो हरे निशान में है, उसमें हेल्थ केयर और आईटी है। हेल्थ केयर में ट्रोपोलिस हेल्थ 2% ऊपर, विजय डायग्नोस्टिक्स 2.5% ऊपर है। मैक्स हेल्थ, न्यूलैंड लैबोरेटरीज में 1 से 2% की बढ़त है। आईटी में क्विक हील, एलएनटी टेक सर्विसेज, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट यहाँ पर मजबूती 6.5% ऊपर क्विक हील है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में 3% की बढ़त देखने को मिल रही है। एलएनटी टेक सर्विसेज भी 1% ऊपर है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया 5.5% ऊपर, निप्पॉन लाइफ 3.25% ऊपर है, टीवीएस मोटर्स 1.5% ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 1.25% की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये तो रहा मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इजराइल टेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इजराइल हमास के बीच जंग से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। क्या है ये पूरा मामला और भारतीय कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बताने के लिए नीरज वाजपेयी और सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले मौजूदा मामला क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नीरज जी के पास। नीरज जी, सबसे पहले तो ये समझाइए कि एग्जैक्टली ये पूरा मसला क्या है, क्यों मार्केट्स डरे हुए हैं इतने? देखिए, इजराइल के बिल्कुल पास में एक गाजा स्ट्रिप करके छोटी सी एक पट्टी है जो पार्ट ऑफ पैलेस्टीन है। वहाँ से शनिवार को सुबह जो हमास नाम के मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हमला किया इजराइल में। और उस इलाके में उनका एक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ फेंसिंग तोड़ के वो लगाए, अलग अलग तरीक़ों से, बाइक से, पैराट्रूपिंग से, ड्रोन से, बुलडोज़र लेके और अपने आर्म्ड व्हीकल लेकर के उन्होंने बहुत मैसिव अटैक किया और हज़ारों की तादाद में हमास के लोग आए और वहाँ पे आक्रमण किया, जिससे काफ़ी बड़ी तादाद में इजरायलीज़ की डेथ हुई। बहुत सारे लोगों को उन्होंने कैप्चर भी कर लिया है। इसके बाद रिटेलिएशन में जब इजराइल की तरफ से हमला शुरू हुआ हमास में, तो भीषण जंग का रूप ये ले चुका है। और इसमें अब तक जो ऑफिशियल फिगर है उसमें 1100 कहा जा रहा है, लेकिन इससे कम से कम आप 5 गुना ज़्यादा लोग समझ लीजिए जिनकी मौत होने की आशंका है। 1100 तो कंफर्म है, उससे ज़्यादा हुए, क्योंकि पूरे देश में एक तरीके से हॉस्टाइल सिचुएशन है। कौन किसको मार रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी भी एक जैसी है दोनों की। तो ये अब भीषण रूप लेता जा रहा है, क्योंकि पूरी खाड़ी देश एक तरफ हो गए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ हो गया और पूरा वर्ल्ड एक तरीके से करें तो बिल्कुल 20 से लकीर खींच दी तो वैसे डिवाइडेड हो गया है। आरोप ये लगाया जा रहा है वॉल स्ट्रीट की तरफ से कि इस पूरे हमले की प्लानिंग ईरान में की गई और ईरान इसको बैक कर रहा है। ईरान भी स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर हमारा नाम लिया गया और हमारे ऊपर हमले किए गए तो हम लेबनान, सीरिया, इजिप्ट उस तरफ से भी हमले कैसे कर सकते हैं। साथ ही एक और मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला, जो लेबनान से ऑपरेट करता है, उसने भी अटैक करने शुरू किए हैं। तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा हमला है इजराइल के ऊपर 1950 से लेकर के अब तक के बीच में। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग मारे जा रहे हैं, सिविल नागरिक मारे जा रहे हैं, उसको लेकर के वर्ल्ड में चिंता है। बातचीत चल रही है कि इसको सुलझाने की कोशिश होगी, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट ना तो किसी का स्टेटमेंट है किसी बड़ी कंट्री का और ना ही ऐसे सुलझाने के प्रयास हैं। और इजराइल इसको फुल वॉर की तरह ले रहा है। और इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, गाजा में ज़बरदस्त धमाके हो रहे हैं। पूरे गाजा में तबाही का मंजर है, जो छोटा सा जगह है जहां से हमास ऑपरेट करता है। अब इसका असर क्या हो सकता है? इसका जो सबसे बड़ा असर होने की आशंका है वो कच्चे तेल की कीमतें हैं। ऑलरेडी 4-5% ऊपर हैं, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। एस्केलेट शायद अभी इसलिए नहीं हो रही हैं कि लोगों को ये उम्मीद है कि ऐसे युद्ध कई बार हो चुके हैं हमास के साथ, इजराइल में, पैलेस्टीन के साथ, तो मामला एक लिमिटेड एरिया में लिमिटेड इम्पैक्ट का होता है। लेकिन इस बार अगर ये एस्केलेट हुआ, क्योंकि इसमें ईरान का नाम आ रहा है,
इसमें सीरिया का नाम आ रहा है, इसमें और देशों के नाम जुड़ रहे हैं, तो फिर ये मामला गंभीर हो सकता है। और वो गंभीर हुआ तो क्रूड बेइंतहा भागेगा, उससे महंगाई बढ़ेगी और दुनिया भर की बिजनेसेस और इकोनॉमी को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में काम करने वाली कंपनीज के सामने सप्लाई का इशू, सिक्योरिटी का इशू और बहुत सारे इश्यूज खड़े होंगे, जिसका असर आप ग्लोबल इकोनॉमी में देखेंगे। लास्टली एक जो हॉर्मुज स्ट्रेट बोला जाता है, जो ईरान के बगल से एक जगह है समुद्र में जहाँ से शिप जाते हैं दुनिया भर के, अगर ज़्यादा कुछ वहाँ पे हुआ तो अगर वो अफेक्टेड होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस समस्या पे अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कितना भीषण भयानक रूप ले सकता है, लेकिन संभावना इस बात की दिख रही, क्योंकि अभी तक कोई प्रयास सार्थक होते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो ये भयानक रूप ले सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्रूड पर नज़र रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं पे आएगा, और क्रूड का इम्पैक्ट का मतलब होता है फिर सारी चीज़ें आपकी प्रभावित होंगी। तो क्रूड पर तो इम्पैक्ट हमने देखा ही, एक दिन में ही 4% प्राइसेस ऊपर उछलकर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्रूड मार्केट, जैसे नीरज जी ने कहा, भी क्लियरली वॉच कर रहा है कि ये पूरा जो वॉर है वो क्या रूप लेता है। यहाँ से सुमित भी हमारे साथ मौजूद है, कंपनीज कनेक्शन की डिटेल्स लेकर, किन किन भारतीय कंपनियों पर इसका असर पड़ सकता है जो मामला ये इतना एस्केलेट हुआ है। सुमित, कौन कौन सी कंपनियां हैं आपकी लिस्ट में? देखिए, शुरुआत तो मैं क्रूड के साथ ही करूंगा। अगर क्रूड बढ़ता जाता है तो तमाम वो कंपनियां जो क्रूड से रिलेटेड, यानी कि ओएमसीज के ऊपर इंपैक्ट आएगा, पेंट कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट आएगा, एविएशन कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट आएगा। एविएशन को आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं, तेल अवीव में जो फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुई हैं उनका इंपैक्ट भी वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ और कंपनी जो डायरेक्ट एक्सपोजर रखती हैं उसमें विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी टेक, ये कुछ आईटी कंपनीज हैं जो कि वहां पर एक्सपोजर रखती हैं। दूसरी तरफ सन फार्मा आम है इनकी, टैरो में हालांकि रेवेन्यू उनका डोमेस्टिक फ्रंट पे इतना नहीं है, 8% के आसपास टैरो का रेवेन्यू डोमेस्टिक है और 1% ओवरऑल सन फार्मा के रेवेन्यू में इंपैक्ट आएगा। अदानी पोर्ट, इनके पास हाइफा पोर्ट है और इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे किया हुआ है, इसीलिए आज अदानी समूह के ऊपर मेजर इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। जैन इरिगेशन ने भी अपनी एक नई आर्म वहां पर स्टैब्लिश की है, तो उनके ऊपर भी थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एल&टी और एसबीआई कुछ और ऐसे नाम है जिनका वहां पर एक्सपोजर है। एक एक करके तमाम कंपनियां आएंगी। सन फार्मा, पहले सब्सिडरी टैरो फार्मा का इजराइल में एक अच्छा इजराइल बेस्ड कंपनी है, इसका एक्विजिशन इन्होंने किया था और टैरो की कुल आय 8% इजराइल से आती है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर करीब 1% के आसपास का ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो आपको दिखाई पड़ेगा इजराइल सन फार्मा में। तो बहुत मेजर नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहाँ पर जरूर है। इसके अलावा 2022 में हाफिया पोर्ट में एक बड़ा निवेश किया था अदानी पोर्ट ने, और ये एक बड़ा ट्रिगर के तौर पर कंपनी में कामकाज भी करा और इसीलिए शायद यहाँ पर मेजर डिसरप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। अदानी पोर्ट में सबसे ज्यादा प्रेशर, राधा पूरा अदानी समूह में प्रेशर है। इसके अलावा जैन इरिगेशन ने एक नान इरिगेशन के नाम से एक सब्सिडरी का गठन किया था और इसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है अपना इजराइल में, तो जैन इरिगेशन को भी आपको इन फोकस रखना होगा। विप्रो ने 2016 में इजरायली कंपनी गिवॉन को खरीदा था और वहां पर इनका कामकाज भी है, प्लस विदेशी कारोबार में कई सारी आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा का भी वहां पे एक एक्सपोजर है, तो इनके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। एल&टी टेक ने भी यरूशलेम में एक अपना जो एक्सपेंशन है वो रिसेंटली काफी एक्सपैंड किया है वहां पर, तो आईटी कंपनियां अदरवाइज भी इन फोकस रहने वाली हैं। साथ ही साथ लार्सन एंड टूब्रो 2017 में इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया था यरूशलेम में, तो इस लिहाज से इनके ऊपर भी नजर रखेंगे। और वैसे भी मिडिल ईस्ट में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स पे कामकाज करते हैं, तो अगर टेंशन एक्सटेंड होता है तो वोल्टास, एल&टी ऐसी कंपनियों के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। एसबीआई, ये पीएसयू बैंकिंग में इकलौती बैंक है जिसकी तेल अवीव में एक ब्रांच है, तो एसबीआई के ऊपर भी एक, क्योंकि इनका भी एक्सपोजर है तो उस लिहाज से आप इनके ऊपर भी नजर रखेंगे। और साथ ही साथ कई सारी डिफेंस कंपनियों में, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक करार भी हैं डिफेंस कंपनियों को लेकर, और अगर वहां सप्लाईज बढ़ती हैं तो इनके ऊपर रिवर्स एक इंपैक्ट आ सकता है, शायद यहां से सप्लाईज बढ़ाते हुए दिखाई पड़े तो नए ऑर्डर्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, या किस तरह के टाइप पे इंपैक्ट आता है, तो इन पर भी आप ध्यान देंगे। लेकिन कभी अभी भी कुछ भी कहना, आगे चल के सिचुएशंस कैसे प्रिवेल करती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा बेहतर तस्वीर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका सुमित और नीरज जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए कि ये पूरा मसला क्या है, क्या असर इसका हो सकता है, आगे मार्केट्स का रुख कैसे रह सकता है। लेकिन इजराइल हमास जंग मामले पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मामले पर सरकार की नजर बनी हुई है, क्रूड सप्लाई को लेकर अभी कोई चिंता नहीं है। Prime Minister's statement is very clear. I am not going to go into the security and other issues. Insofar as energy is concerned, let us be absolutely clear that the place where the action is taking place is in many respects, the center of the global energy this thing. Okay.
So we'll watch very carefully, and I think as we go along, we will navigate our way through this. There's no issue, but I was merely making a point that these kind of uncertainties only encourage people to move into sustainable, cleaner fuels, and I cited the Global Biofuels Alliance as an example. Today, the world that you are facing is not a world which is characterized by shortage of crude oil. I mean, the amount of crude oil that is required to sustain the current levels of consumption, which is about 100 or 102, that is available. तो इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कंपनियों ने एजीआर की कैलकुलेशन में अर्थमैटिक गलतियों को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर और डिटेल्स लेते हैं, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। असीम बताइए और क्या डिटेल्स हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की एजीआर से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उसके बाद कंपनियों ने रिव्यू पिटीशन फाइल की, कंपनियों ने उसके बाद उसको भी खारिज कर दिया गया। अब कंपनियों ने क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच के सामने इसको मेंशन किया। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे उपस्थित हुए। उनका कहना था कि जो अर्थमेटिक एरर्स काफी है पूरी एजीआर की जजमेंट के अंदर, जो एजीआर का कैलकुलेशन किया गया है वो सही नहीं है। कई जगह पर जमा जोड़ जो है वो गलत किया गया। कई बार जो अमाउंट है उसको दो बार कैलकुलेट कर लिया गया। तो इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये तय नहीं किया कि इस मामले की सुनवाई कब होगी। सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट के अंदर करेगा। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर के ऊपर 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया हुआ है और टेलीकॉम कंपनियों के लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या इस केस को दोबारा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल एजीआर केस की जजमेंट को आए हुए भी 3 साल बीत चुके हैं। पूरी की पूरी बेंच रिटायर हो चुकी है। अब सारी निगाहें ओपन कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रहेंगी। ओके, शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एजीआर मामले में फिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये डिटेल्स आपके सामने और टेलीकॉम स्टॉक्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। बढ़ेंगे आगे, अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। नया हफ्ता और हफ्ते की जो शुरुआत हुई है, भले ही मार्केट से खराब हुई है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों की ओर से ट्रेड्स आए हैं वो आपके सामने एक अपडेट लेकर आते हैं। प्रदीप हौचंदानी, 5paisa.com के रुचि जैन, निर्मल बंग के नीरव छेदा के बीच मुकाबला चल रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स एक ट्रेड था नीरव के पोर्टफोलियो में, उन्होंने एग्जिट किया है 786 के लेवल्स पर। रुचित जैन के पोर्टफोलियो में था पूनावाला फिनकॉर्प, इन्होंने भी 376 पर एग्जिट किया है इस स्टॉक से। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति आज के कारोबार में क्या देखने को मिल रही है। हालांकि पहला ही दिन है, लेकिन मुनाफे के मीटर में अब तक की स्थिति अगर आप देखेंगे तो 7% नीचे है प्रदीप का पोर्टफोलियो, 1% नीचे रुचित का पोर्टफोलियो है, नीरव का पोर्टफोलियो भी 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये तो रही बात रिटर्न की। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे एनर्जी सेक्टर पर। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का एनर्जी सेक्टर पर क्या पड़ सकता है असर, बताने के लिए हमारे साथ होंगे एनर्जी और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। नमस्कार।